बीएससी पार्ट 2 आज से हमने अपना भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और ये मैं आज आपको प्रावस्था नियम जो पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रावस्था नियम का प्रकथन है P+F=C+2। किसी भी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में प्रावस्थाओं तथा स्वतंत्र कोटियों की संख्या का योग घटकों की संख्या से 2 अधिक होता है। ये दूसरी तरीके से लिखा है P+F=C+2 करके। मर्यादित प्रावस्था नियम एक ये और टर्म है जिसके अनुसार कभी कभी हमें तंत्र पर अतिरिक्त मर्यादाएं लगानी पड़ती हैं और ऐसी परिस्थितियों में जो प्रावस्था नियम है उसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है। तो ये हो जाता है P+F=C+1। इसे हम मर्यादित प्रावस्था नियम या संगणित प्रावस्था नियम भी कहते हैं। अब हम आपको पहला तंत्र पढ़ाने जा रहे हैं, एक घटक तंत्र। एक घटक वाले तंत्रों में C का मान कितना है? 1 है। तो P+F=C+2 से P+F=1+2 अतः P+F=3। अब 3 में 2 संभावनाएं हैं किसी भी एक घटक तंत्र के लिए। पहली, किसी भी तंत्र का जिसका हम अध्ययन करते हैं उसमें प्रावस्थाओं की मिनिमम संख्या 1 है, कम से कम 1 तो होगी तभी वो तंत्र है। तो एक प्रावस्था है तो स्वतंत्र कोटियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? हमारे पास 2। दूसरा हैगा कि क्योंकि स्वतंत्र कोटियों की संख्या F का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, F का मान 0 हो सकता है, अतः किसी भी तंत्र में 3 प्रावस्थाओं का अधिकतम मान 3 हो सकता है। तो एक घटक तंत्र के लिए हम 2 निष्कर्ष निकालते हैं कि F का अधिकतम मान 2 होगा और P का अधिकतम मान 3 हो सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं जल तंत्र। इसमें बहुत आसान होता है प्रावस्था नियम का पढ़ना। एक डायग्राम को सीखना होता है मेनली, और इस डायग्राम से हम कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक घटक तंत्र में हमने वाटर सिस्टम लिया है। इसमें स्वतंत्र कोटियों की हम जानते हैं एक घटक तंत्र में स्वतंत्र कोटियों की अधिकतम संख्या 2 होती है और ये 2 चर हैं हमारे, ताप और दाब। चूँकि एक घटक तंत्र में प्रावस्था का संगठन बदलता नहीं तो इसलिए हम संगठन को चर के रूप में नहीं लेते। ऐसे तंत्रों की साम्य अवस्था दाब ताप चित्र से पूर्णतः दर्शाई जा सकती है। ऐसे चित्रों को हम प्रावस्था आरेख फेज डायग्राम्स कहते हैं। इस चित्र में 3 पार्ट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है वेपर। मतलब कहने का अर्थ है कि जल अगर इस वाली जगह पे होगा तो ये बर्फ़ के रूप में ही होगा, नीचे की साइड में होगा तो ये वाष्प के रूप में ही होगा, और ऊपर की साइड में बीच में होगा, C और B के बीच में होगा तो वो द्रवित अवस्था में होगा। तो इस चित्र में वक्र, इनके बीच के क्षेत्र, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिखाया गया है। तो वक्र जो हैं 3 वक्र हैं, OA, OB और OC। OA, OB, OC ये एक चर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक चीज़ फिक्स होती है, एक को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ताप फिक्स है तो दाब को परिवर्तित कर सकते हैं, और दाब को परिवर्तित, अगर हम दाब फिक्स रखते हैं तो ताप का परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, वक्रों के बीच के क्षेत्र। बीच के क्षेत्र हैं A, O और C के बीच का क्षेत्र, जो कि आप देख रहे हो कि एक प्रावस्था सॉलिड को बता रहा है। तो ये द्विचर तंत्र है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। हमें इसमें अगर हम किसी भी जगह पर अगर हम सिस्टम का अध्ययन करेंगे तो हमें ताप और दाब दोनों को ही अपने आप निश्चित करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा O, जो सेंटर का है, जो तीनों वक्र जिस सेंटर पे आके मिल रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो इस पर कोई भी चीज़ का परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें जो प्रावस्थाएं वो तीनों हैं, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, इसलिए इसको हम अचर तंत्र कहते हैं, अचर तंत्र कहते हैं और अचर बिंदु कहा जाता है। अब हम एक एक वक्र को आपको डिफाइन कर रहे हैं। अब वक्र OB, अगर आप चित्र में वक्र OB देखें तो वहाँ पे जल और वाष्प का साम्य है। वक्र OB पे O और B, तो ऊपर द्रव है और नीचे वाष्प है।
तो लिक्विड में यहाँ H2O लिक्विड और H2O गैस का आपस में साम्य प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका जल का इसको वाष्पदाब वक्र भी कहते हैं। वक्र OB पर दो प्रावस्थाएं जल तथा वाष्प जो आपस में साम्य में हैं। तो प्रावस्था का मान 2 है, C का मान आपको मालूम है 1 घटक है तो 1 है। तो P + F C+2 से 2 + F = 1 + 2, तो F का मान 1 आता है। अतः यह डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब है एक चर तंत्र है। अतः यदि वक्र पर किसी बिंदु पर हम ताप निश्चित कर दें तो दाब स्वतः ही निश्चित हो जाएगा, क्योंकि ये वक्र है, इसलिए इस पे ताप को निश्चित करेंगे तो दाब स्वतः ही निश्चित हो जाएगा। बिंदु N जल का क्वथनांक है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर है। बिंदु B इस पर क्रांतिक बिंदु है जो 374 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 218 atm पर स्थित है। इस बिंदु पर द्रव तथा वाष्प दोनों का घनत्व समान हो जाता है, अतः एक ही प्रावस्था रह जाती है, इसलिए इसको हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अतः अचल तंत्र को प्रदर्शित करता है B पॉइंट। वक्र OC पे बर्फ और जल साम्य प्रदर्शित करते हैं। वक्र OC में आप इधर देखिए बर्फ है और इस तरफ द्रव है, वाष्प नहीं है, वाष्प नीचे की साइड है। तो वक्र OC बर्फ तथा जल साम्य प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर भी प्रावस्थाओं की संख्या 2, घटक का मान 1, तो यहाँ पर भी ये एक चर तंत्र को प्रदर्शित करता है। वही सेम सेंटेंस है कि अगर ताप को निश्चित करेंगे तो दाब निश्चित हो जाएगा और दाब को निश्चित करेंगे तो ताप स्वतः ही निश्चित हो जाएगा। इस पर बिंदु M है जो कि बर्फ का गलनांक है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 atm पर स्थित है। तीसरा वक्र है OA जो कि बर्फ और वाष्प, ठीक है, बर्फ और वाष्प के साम्य को प्रदर्शित करता है। चूंकि बर्फ वाष्प में परिवर्तित होती है इसलिए इसको हम ऊर्ध्वापतन वक्र भी कहते हैं। यहाँ पे भी प्रावस्थाओं की संख्या 2 है, C का मान 1 है, तो ये भी एक चर तंत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इनके क्षेत्रों के बाद में और त्रिक बिंदु की विषय में आपको बताएंगे। थैंक यू।